मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों हमने देख लिया था पार्ट नंबर 11 तक। तो आज चलेगा अपना पार्ट नंबर 12। हमें क्या चलेगा अपना पार्ट नंबर 12। और हमने पार्ट नंबर 11 के अंदर देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया परमाणु के बीच में जो बंध होते हैं उनके बनने और उनके बीच में बंध टूटने के आधार पर अनेक प्रकार की होती है। और इसके अंदर हमने देख लिया था संयोजन अभिक्रिया। क्या देख लिया था? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया के हम देख चुके थे उदाहरण, जिसमें दो अभिकारक जुड़कर क्या बनाएंगे, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो बेटा हम कल पढ़ रहे थे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो कल हमने लास्ट उदाहरण देखा था अपना, कल हमने तीसरा उदाहरण देखा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या मिलाया था इसमें, जल, और जल मिलाने के बाद क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना था। यहां तक हमने क्या कर लिया था अपने पार्ट नंबर 11 के अंदर देख लिया था। ठीक है, लेकिन इसके नीचे अपन को एक विशेष बात और लिखनी थी, और वो बात क्या है, ध्यान समझना कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अबे कौन होता है ये, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसके जो विलयन का उपयोग, इस कैल्शियम ऑक्साइड के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो विलयन का उपयोग है वो दीवारों की सफेद करने में क्या किया जाता है, किया जाता है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि बेटा दीवारों पर सफेदी करते हैं क्यों है, अबे क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी दीवारें क्या लगे, अच्छी लगे, है शानदार लगे, जबरदस्त लगे। ठीक है, और दिवाली का भी माहौल आएगा, दीवारों पर सब क्या करेंगे, लिपापोती करते नहीं करते, तो दिखना चाहिए कि हमारा घर क्या हो, एकदम चमक चमक एकदम चमकता रहे। सारी बात समझ में। तो जब हम क्या करते हैं, दीवारों पर इस कैल्शियम ऑक्साइड की क्या करते हैं, ऐसे दीवारों पर सफेदी करते हैं, क्या करते हैं, सफेदी। तो मैंने दीवारों पर सफेदी कर दी, किसकी सफेदी की, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैंने क्या कर दिया, लिपापोती कर दी। अब करने के बाद क्या करेगा बेटा, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये किससे क्रिया करके, ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अबे क्या होती है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो ये है, ये क्रिया करके क्या बना लेता है, ये क्रिया करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। अबे क्या बना लेता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है बेटा, और दीवारें क्या करने लगती है, एकदम शाइनिंग। अबे क्या करने लगती है, एकदम शाइनिंग मारने लगती है। समझ में आ रही बात? तो इसके अंदर हमको लिखना है कुछ, क्या लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है पता है, हमने पढ़ाई किससे क्रिया करके किया जाता है। यह क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित किससे, वायुमंडल में उपस्थित किससे क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉरी, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेता है। क्या बना लेता है, पतली परत बना लेता है, किससे, जिससे क्या होता है, दीवारों पर, जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। समझ में आ रही है बात कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके विलयन का जो उपयोग है वो कहां किया जाता है, दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये किससे क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेता है, और जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। अब तुम्हारे दिमाग में सोचो बेटा, क्या सोचोगे तुम कि यहाँ ये रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं,
अब ये रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई? क्योंकि यहाँ देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक क्रिया करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, यानी नया पदार्थ बनाएंगे। अब देखो यहाँ एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये किससे क्रिया कर रहा है, वायुमंडल में जो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर रहा है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, ये दोनों क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना रहे हैं। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया। अबे क्या हो गया, उत्पाद हो गया। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारे दिमाग में अब देखो, अभी इतनी बड़ी रासायनिक अभिक्रिया है और इसको बिल्कुल एकदम छोटा लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भैया, अबे किसका उपयोग करते हैं, बताया हमने पीछे कि रासायनिक अभिक्रिया को छोटा रूप देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं, और वही उसका फायदा है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको उतारोगे, ठीक है, और इसको उतारने के बाद यहां अब देखो कौन किससे क्रिया कर रहा है, अबे कौन किससे क्रिया कर रहा है, कैल्शियम, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, कौन क्रिया कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे क्रिया कर रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अबे किससे क्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना लिया, अबे क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता। अबे समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्या बना लेता, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता। समझ में आ रही? अब इतनी बड़ी रामकथा को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया। यही किसका कमाल है, रासायनिक समीकरण का कमाल है। समझ में आ रही है? और ये हो गई शब्द समीकरण। अब इसके हम क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे, और रासायनिक समीकरण को हमको लिखना आता है, अबे आता ही नहीं, अबे आता ही नहीं आता है, आना चाहिए तुमको। ठीक है, कैल्शियम का क्या होता है, Ca+K2, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-, होता ही नहीं होता है। तो सूत्र क्या बनेगा, इसके ऊपर 2, ये 2 किसके चरणों में, OH के चरणों में, इसके ऊपर 1 और 1 किसके चरणों में, कैल्शियम के चरणों में। अब वीडियो नहीं देखा हो तो क्या कर लेना, देख लेना बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ नीचे लिखेंगे थोड़ा इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस किससे किया कर रहा है, कार्बन, कार्बन का मतलब C, अबे कार्बन का मतलब C, ऑक्साइड का मतलब O, और कितने ऑक्साइड है, 2, डाई ऑक्साइड, 2 डाई के लिए 2, याद रखना। ये लिख देता हूं यहां पर, 2 के लिए क्या आता है, डाई, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा, ये याद रखना। ठीक है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड क्या बना रहा है भैया, क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम का सब जानते हो Ca2+, और कार्बोनेट का सब जानते हो CO3 2-। समझ में आ रही है बात, कार्बोनेट का भी क्या होता है, CO3 2-, कैल्शियम का क्या होता है 2+, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 से 2 एकदम कैंसिल। अबे 2 से 2 क्या हो जाएंगे, एकदम कैंसिल हो जाएंगे, और सूत्र क्या बनेगा अपना, CaCO3। अब इसके अलावा और कुछ बन रहा है क्या, देखो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया CaCO2, या O2 है, एक O इधर से आ गया, कितने हो गए, 3 O कंप्लीट हो गए। अब यहां देखो, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन यहां 2 लगा हुआ है, 2 का मतलब हाइड्रोजन कितने, 2, और ऑक्सीजन भी कितने, 2, लेकिन एक ऑक्सीजन हमने कहां काम ले लिया, यहां काम ले लिया, तो ऑक्सीजन कितना बचा, सिर्फ 1, हाइड्रोजन कितने बचे, 2, तो समीकरण क्या बनेगी, H2O। अबे समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। और बेटा मैंने तुमसे पहले बोला है कि कोई भी XYZ कोई भी डाउट हो तो मेरे को सपना तो आता नहीं है बेटा, है, अबे सपना थोड़ी आता है मेरे को, भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, तो पूछना पड़ेगा बेटा आपको। और कुछ भी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन कमेंट क्या करना है बेटा को जरूर ही करना है। सारी बात समझे, क्योंकि बेटा याद रखना, क्योंकि सर्व गुण संपन्न तो मैं भी नहीं हूं, अगर सर्व गुण संपन्न तो मैं भी नहीं हूं, मेरे अंदर भी क्या है, कमियां हैं, और कमियां जब तुम बताओगे तभी तो मैं सुधार करूंगा ना यार, मेरे को सपना थोड़ी आएगा। समझ में आ रही है बात, तो बेटा कमियां क्या करते रहना, बताते रहना। समझ में आ रही है बात कि राइटिंग सही जम रही नहीं जम रही है, बोर्ड पे सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो भी चल रहा है मामला यार।
ठीक है, ऐसा धीरे धीरे होगा, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए तभी फल होंगे बेटा। माली बेटा 100 गड़ा सींचता ही रहेगा, लेकिन फल तो जब आना होगा ना तभी आएंगे बेटा। आ रही बात समझ में? तो सब काम धीरे धीरे हो जाएगा बेटा। तो समझ में आ रही बात? तो ये देखो इतनी बड़ी राम कथा को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में लिख दिया। यही कमाल है किसका पे, यही कमाल है, कमाल है किसका, कमाल है रासायनिक समीकरण का। समझ में आ रही है बात? तो आराम से इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सुन लेना बेटा, ये प्लस ये 2 ये OH माइनस, अभी बार बार नहीं लिखूंगा। समझ में आ रही है बात? आप क्या करो, नेक्स्ट पार्ट देख लेना, ठीक है। तो ये क्या करो, आप स्क्रीनशॉट इसका ले, ठीक है। अब इसके बाद में अपने क्या चल रहे हैं, अबे चल के आ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण चल रहे हैं, और हमने पढ़ लिया तीसरा उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे उसका चौथा उदाहरण, और चौथा उदाहरण क्या है, जल का निर्माण। जल का निर्माण, और जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1, और क्या बन गया H2O। सही है कि नहीं है? अब सही है कि नहीं है? हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितना, 1, और क्या बन गया H2O। लेकिन मेरे अब ये समीकरण क्या है, गलत है। भाई गलत क्यों है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो ऑक्सीजन होता है ये कभी भी सिंगल नहीं आता, ये द्विपरमाणु अणु है, इसलिए किसके रूप में आएगा, ये O2 के रूप में आएगा, लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब नहीं दिखा ना आपने को देखना। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, सिंगल नहीं, लेकिन किसके रूप में आएगा, ये O2 के रूप में, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे H2O। अब इसको संतुलित करो, हाइड्रोजन कितने, 2, इधर भी कितने, 2, ऑक्सीजन इधर कितने, 2, इधर कितने, 1, तो 1 करने के लिए 2 यहाँ लगा दूं मैं, चल जाएगा? अबे नहीं चलेगा, अबे नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? 2 यहाँ लगाऊंगा तो जल का सूत्र बिगड़ जाएगा, और मैंने बोला कि जब भी समीकरण को संतुलित करो तो सूत्र को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? तो 2 कहाँ लगाऊंगा मैं, यहाँ। अबे कहाँ लगाऊंगा, ठीक है। अब यार ऑक्सीजन तो हो गए 2, लेकिन हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ भी कितना करो, 4, 2 लगा दे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4। तो ये हो गया किसका निर्माण, जल का निर्माण। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट? इसको हम आराम से क्या करो, उतार लेते, ठीक है। अब अपना ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा वियोजन अभिक्रिया। अबे क्या पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे वियोजन, या बोल सकते हैं अपघटन, या तो वियोजन बोल सकते हैं या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अब बताओ रे भैया, अरे बताओ रे वियोजन का मतलब क्या होगा? अरे वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना क्या होता है भैया? वियोजन का अर्थ होता है टूटना। कौन टूटेगा? तुम टूटोगे, मैं टूटूंगा। वे कौन टूटेगा? वे कौन टूटेगा? अभिकारक। और क्या बनाएगा? उत्पाद। समझ में आ रही है बात? तो वियोजन का क्या होता है? टूटना। कौन टूटेगा? अभिकारक। क्या बनाएगा? उत्पाद। बस। और मैंने बोला कि अभिकारक को तोड़ना है, अभिकारक को जोड़ना है, जो भी काम होगा अभिकारक का ही होगा बेटा। और अभिकारक से क्या बनाएंगे? उत्पाद, ठीक है। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर क्या बनाएगा? 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। मतलब अभिकारक टूटेगा और उत्पाद बनाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? तो लिख देता हम यहाँ पर कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, कौन सा अभिकारक? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर, ओनली दिमाग में गांठ वाला टूटेगा, ओनली एक अभिकारक टूटेगा। ओनली कितना? एक अभिकारक। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। क्वेश्चन क्या बोलेंगे?
उसे हम बोलेंगे भैया तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया करते हैं। मतलब एक अभिकारक टूटेगा और 2 या 2 से क्या बनाएगा और बाद में आएगा और क्या बोल देंगे वियोजन अभिक्रिया बोल देंगे। दिमाग में लोड देना ही नहीं है। तो अभिकारक को तोड़ो और उत्पाद बना दो, क्या बोलेंगे उसको वियोजन अभिक्रिया या अवघटन अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? तो ये हो गए अपने वियोजन अभिक्रिया या अवघटन अभिक्रिया। ठीक, तो इसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते। हाँ, अब एक बात याद रखना बेटा, एक बात याद रखोगे कि जो भी अभिकारक टूटेगा उनको तोड़ने के लिए अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग क्या होती है परिस्थितियां होती है, यानी सभी को हम नहीं तोड़ सकते। जैसे ये फेरस सल्फेट होता, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। इसको जब मैं उष्मा दूंगा, जब इसको मैं गर्म करूंगा तभी भाई साहब क्या होंगे, टूटेंगे, नहीं तो अगर नहीं तो नहीं टूटेंगे। समझ में आ रही है? इनको गर्म करूंगा तभी ये टूटेंगे, नहीं तो नहीं टूटेंगे। तो इनके लिए आवश्यक परिस्थिति क्या होगी, किसकी उपस्थिति में टूटेंगे ये, उष्मा की उपस्थिति में। अरे किसकी उपस्थिति में टूटेंगे वह, उष्मा की उपस्थिति में टूटेंगे। तो ये उष्मा, ये ताप, इसके लिए क्या होगी, आवश्यक परिस्थिति होगी। समझ में आ रही है बात? अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, जल की, किसकी, जल। अब ये जल है, अब इसको मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा तो टूटेगा ये, नहीं टूटेगा। ये जो जल होता है किसकी उपस्थिति में टूटेगा, जब इसको मैं विद्युत धारा दूंगा। अब क्या दूंगा इसको, जब इसके अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तभी जल क्या होगा, टूटेगा। समझ में आ रही है बात? अब जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ सिल्वर कर रहा है HCl। अब ये भाई साहब कब टूटेगा, ये ओनली प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा। मतलब सभी पदार्थों को तोड़ने के लिए परिस्थितियां जो होती है, अगर वो परिस्थितियां क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। समझ में आ रही है? तो ये उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा, ये धारा की उपस्थिति में टूटेगा और ये भाई साहब प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा। मतलब तोड़ने का भी अलग अलग लॉजिक है। तो अगर कोई पदार्थ को हम उष्मा दें और वो टूट जाए, उष्मा दें और वो टूट जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। तोड़ने को क्या बोलते हैं, वियोजन या अवघटन। और कोई पदार्थ को हम क्या दें, विद्युत धारा दें, हाँ, उसमें धारा भेजें और वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन। समझ में आ रही है बात? और इधर क्या है, प्रकाशीय अपघटन। अबे क्या है प्रकाशीय अपघटन? तो अगर किसी पदार्थ को हम क्या करें, प्रकाश की उपस्थिति में रखें और वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन। समझ में आ रही है बात? तो इनको तोड़ने के लिए भी क्या होती है, तोड़ने के लिए भी क्या होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती है। और इसी के जो आधार पर जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है, ये 2-3 प्रकार की होती है। अब क्या होती है, 2-3 प्रकार की होती है। और वो 2-3 प्रकार कौन से होते हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अगर पहला क्या होगा, उष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन, उष्मीय या तापीय वियोजन, उष्मीय या तापीय वियोजन। आ रही बात समझ में? तो कोई भी पदार्थ अगर किसकी उपस्थिति में टूटेगा, उष्मा की उपस्थिति में, अगर किसकी उपस्थिति में टूटेगा, उष्मा की उपस्थिति में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो हम लिख सकते हैं उष्मा के द्वारा वियोजन, उष्मा के द्वारा वियोजन क्या कहलाएगा, उष्मा के द्वारा वियोजन क्या कहलाएगा, उष्मीय वियोजन कहलाता। समझ में आ रही है बात? किसकी उपस्थिति में, उष्मा के द्वारा वियोजन। यानी जब भी कोई पदार्थ उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन, तापीय वियोजन या तापीय अपघटन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? उदाहरण देख लेते हैं इसके। तो ले रहा मैं FeSO4, क्या ले लिया, FeSO4। अब इस FeSO4 को क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। अभी आपको रटने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, फेरस सल्फेट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, उष्मा की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब उष्मा की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये किसमें टूट जाएगा,
ये टूट जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये भी क्या है, सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है, और ये भी क्या है, गैस, और ये भी क्या है, गैस। समझ में आ रही है बात? तो ये SO2 और SO3 ये दो गैसें बनती है, ठीक है। और ये क्या बनता है, Fe2O3, इसका नाम क्या है, अब इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। यह है फेरस और ये है फेरिक। ये सूत्र कब बना, देखो ध्यान से, मैंने लिखा है वहां पर कि Fe, यहाँ कौन कौन मिल रहे हैं, Fe, और यहाँ कौन मिल रहा है, Fe का अगर 2 हो, Fe का कितना हो, अगर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। Fe का अगर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। और मान लो यहाँ इसका 2 होता ही है, तो 2 से 2 करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो सूत्र क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड। लेकिन मामला क्या है यहाँ पर, यहाँ 3 कैसे आ रहा है, अबे 3 कैसे आ रहा है, तो हमने पढ़ा है कि जो Fe होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है, प्लस की 3 होती है, और जब Fe ही की संयोजकता प्लस की 3 होती है तो उसको फेरस नहीं बोलते, रसगुल्लो क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक। समझ में आ रही है? तो 3 भाई साहब किसके चरणों में, ऑक्सीजन का क्या हो गया O3, और ये 2 भाई साहब किसके चरणों में, Fe के, तो ये हो गया Fe2 यानी फेरिक ऑक्साइड। तो आपसे परीक्षा में मिलेगी जब फेरस सल्फेट को क्या किया जाता है, उष्मा दी जाती है, तो किसका निर्माण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आ रही है? कोई परेशानी किसी को? तो ये हो गया फेरस सल्फेट, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ की जो फेरस सल्फेट होता है ये कौन से रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है। अब ये कौन से रंग का होता है, हरे रंग का होता है। अब ये कौन से रंग का होता है, हरे रंग का होता है। लेकिन जब इसको क्या किया जाता है बेटा, उसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, लाल भूरे रंग का पदार्थ बनता है। क्या बनता है, लाल भूरे रंग का क्या बनता है, पदार्थ बनता है। और वो लाल भूरे रंग का पदार्थ क्या है, Fe2O3। तो परीक्षा में बेटा वो सवाल जो आते हैं वो ऐसे ही आएगा कि वियोजन अभिक्रिया किससे करते हैं, वो तुम्हारी किस्मत की याद है, सारी बात समझ। लेकिन प्रश्न वो घुमा के देता है कि कोई पदार्थ X है, कोई पदार्थ X है जिसको क्या करने पर, गर्म करने पर, कोई पदार्थ X है जिसको गर्म करने पर लाल भूरा पदार्थ बनता है। अभी क्या बनता है, लाल भूरा पदार्थ बनता है। तो तुम्हारे दिमाग के अंदर घंटी बज जानी चाहिए, भाई घंटी बज जानी चाहिए। घंटी क्या बजनी चाहिए, घंटी नहीं, घंटा बजना चाहिए बेटा। और घंटा बजेगा टन टना टन टन, तो दिमाग में जाने की सर ने बताया था अपन को जब कि फेरस सल्फेट को जब क्या करेंगे, उष्मा देंगे तो ये टूटेगा, इसको टूटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, और टूटना पड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड कौन से रंग का होता है, लाल भूरे रंग का। तो एग्जामिनर को बता देना कि वो पदार्थ कौन सा है, भाई साहब वो X पदार्थ फेरस सल्फेट है, और जो लाल भूरे रंग का जो पदार्थ बना है वो पदार्थ है Fe2O3। समझ में आ रही कि नहीं, बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे आते हैं बताओ परीक्षा के। तो ये हो गया अपना पहला उदाहरण, किसका हो गया भाई, उष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका लो, ठीक है। अब अपना चलेगा कौन सा, इसका ही दूसरा उदाहरण। अबे इसका ही क्या चलेगा, दूसरा उदाहरण चलेगा। तो दूसरा उदाहरण कौन सा चलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनको नामों को रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद हो जानी चाहिए, साल याद होनी चाहिए। और नहीं होते बेटा तुम्हारी गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। समझ में आ रही है बात, जो हो गए कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनके नाम ना भी लिखो ना मैं, तब भी तुमको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को आता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या देंगे इसको, उष्मा। तो ये भाई साहब किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखो कैल्शियम CO2 एक ओ यहाँ है, 3 हो गया, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं इसको, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, सीमेंट के निर्माण, बताया था मैंने उस टाइम कि कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कहाँ किया जाता है, सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। अब समझ में आ रही है बात। अब इसके बाद में हम तोड़ेंगे किसको, लेड नाइट्रेट को। और लेड नाइट्रेट का सूत्र आपको पता है, लेड का होता है +2 और नाइट्रेट NO3 का होल 2।
अब ये सूत्र कैसे बना तो देख लेना, क्योंकि लेड की संयोजकता कितनी होती है +K2 और नाइट्रेट की संयोजकता -K1। ये भाई साहब एक इधर आएंगे, एक ही माइनस का एक इधर आएगा और दो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, दो इधर जाएंगे तो दो इधर जाएंगे, तो क्या लगा दिया हमने कोष्टक लगा दिया। समझ में आ रही बात? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या हो गया? अभी किसका सूत्र हो गया? ये लेड नाइट्रेट का क्या हो गया सूत्र? समझ में आ रही बात? किसका सूत्र हो गया? लेड नाइट्रेट का। इसको हम क्या करेंगे? उष्मा की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा? क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये चीजें बनेगी बेटा। आ रही बात समझ में? जब इस लेड नाइट्रेट को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? एक तो लेड ऑक्साइड बनेगा, एक ये नाइट्रोजन, अब देखो डाई है ना, डाई ऑक्साइड बनेगी और एक ऑक्सीजन बनेगा।